लोकतंत्र काहे का है? राम के नाम पर भ्रष्टाचार ही तो है। हर समय मोदी जी की लाइव एक्शन कैमरा वाली शूटिंग चलती है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस महिला विरोधी है। आपका मन साफ नहीं है, आप हमारा तो मांगते हैं, आप अपना भी तो दिखाओ भैया। मोदी कहीं उनका बैंड न बजा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा। इस समय अगर मैं बात करूं यूपी का मशहूर चेहरा, कांग्रेस के मशहूर चेहरे की मैं अगर बात करूंगा, अजय कुमार लल्लू हमारे साथ मौजूद है। इनसे सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्या भारत जोड़ो यात्रा का मकसद लोगों तक पहुँच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो काम हो रहा है उसका रिजल्ट आना ज़रूरी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या भारत जोड़ो यात्रा का मकसद लोगों तक पहुंच रहा है? क्योंकि जिस रास्ते पे आप लोग निकल रहे हैं वहाँ तो देखा जा सकता है कि भीड़ आ रही है, लेकिन स्टेट बहुत बड़ा है जहाँ पे आप मौजूद हैं, देश बहुत बड़ा है। क्या इसका सच में देश में इस बार देखने को मिलेगा रिजल्ट? देखिए, पहले तो धन्यवाद, आप लगातार भारत जोड़ो यात्रा को खबर कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे जिस तरह का उत्साह, जुनून और लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। नौजवान हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, हर वर्ग, व्यापारी हो, छोटे छोटे लोग, हर बिरादरी, जाति, संप्रदाय के लोग जो मजबूती से इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी के इस कदम को सराह रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, अस्मरणीय है। जो आपने कहा कि इसका असर पूरे देश में कहाँ हो रहा है, भूकंप जब आती है ना तो पूरा धरती हिलता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती। और ये यात्रा भूकंप है। भूकंप मैं इसलिए इसको कहता हूँ कि लोगों के अंदर जो एक विश्वास खत्म हो गया था, जो लोगों के अंदर यह लग रहा था कि विपक्ष अब बचेगा नहीं, सत्ताधारी ताकतें, सरकार की ताकतें, आरएसएस की ताकतें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ताकतें कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरह दबा देंगी, कुचल देंगी, उनके अधिकारों को छीन लेंगी। लेकिन एक उगता हुआ सूरज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस तरह सड़कों पर यात्रा कर रहा है, चल रहा है, लोगों की आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो बेरोजगारों के सवाल पर, चाहे वो किसानों के सवाल पर, चाहे मजदूरों के सवाल पर, चाहे वो शोषित वंचितों के सवाल पर, चाहे वो महंगाई के सवाल पर, या दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो माइनॉरिटी है उनके सवालों पर जो लगातार वो आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ताकत मिल रही है। जो लोग पूरी तरह अपने आप को हार मान चुके थे, उनके लिए एक उजाले की तरह यह यात्रा है। और जिस तरह लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, राहुल जी का जो स्लोगन है कि डरो मत, उनके अंदर एक क्रांति ला रही है। और ये क्रांति निश्चित रूप में एक अच्छे और सही रास्ते के तरफ जाएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, मैं पूछना चाहूँगा, वैसे तो ये सवाल सभी को पता है कि इस समय अगर मीडिया की बात की जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया की खासकर, तो एक तरफा काम करते हुए नजर आ रही। लेकिन जब राहुल गांधी जी के सामने मोदी के नारे लगते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगते हैं, तो ये मीडिया वाले हमेशा ट्वीट करते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात की जाएगी, ये कहा जाता है कि भारत जोड़ो यात्रा में देखिए मोदी के नारे लग रहे हैं तो सफल नहीं है। इस तरीके की बयानबाजी जब मीडिया करती है, जिसको दोनों तरफ साथ देना चाहिए था, अब मीडिया को किस तरीके से देखते हैं जब ऐसे काम होते हैं? तो कहाँ पे नारे लगे? एक जगह सुनियोजित प्लानिंग, एक आदमी जो आया चिल्ला के चला गया, तो ये तो प्रायोजित था। और जनता में देख रहे हैं, राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी आए हैं, सद्भावना लाए हैं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। आपने छोटे छोटे नौनिहालों को देखा, बच्चों को देखा जो स्कूल में बसों से जा रहे हैं। चाहे आप तमिलनाडु में देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, चाहे आप क्या नाम है केरल में देखिए, चाहे आप तेलंगाना में देखिए या महाराष्ट्र में देखिए, बसों से जा रहे हैं लाइन से और वो नारा लगाते जा रहे हैं, जोड़ो जोड़ो भारत छोड़ो, जोड़ो नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो ये जो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का जो नारा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये क्रांति का दूतक है? लेकिन उनके सर, दिल में उनके उनके देखिए, गोदी मीडिया के पास काम क्या है? एक एनडीटीवी बचा था, उसके जो रवीश कुमार थे, प्राइम टाइम के हीरो थे, देश और दुनिया की आवाज़ थे। मैं समझता हूँ कि उनको भी हरास करने के लिए, उनको भी समाप्त करने के लिए पूरे मीडिया को अपने बस में ले लिया गया, खरीद लिया गया। सर, अडानी ग्रुप ने कहा था तो क्या आप मानते नहीं हैं कि देश के संसद में मैक ऑफ कर दिया जाता है, विधानसभाओं में मैक ऑफ कर दिया जाता है, विपक्ष की आवाज़ नहीं उठने दी जाती।
जो स्पीकर होते थे पहले, चाहे वो लोकसभा के हो विधानसभा के हो, वो वाइस्ड नहीं होते थे। वो ये जानते थे कि यह जो लोकतंत्र का मंदिर है ये जनता से और जनता के लिए होता है। जब हम सवाल को रेज करते हैं, बेरोजगारी के सवाल को बताते हैं कि बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार है भर्तियों में, चाहे हम महंगाई की बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, खाने के सामान की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था गिरने की बात करते हैं, चीन का जिस तरह एलओसी पर कब्जा करने की जो स्थिति चल रही है उसकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कोई आया था, ना कोई घुसा है, ना कोई आगे किसी को कुछ हुआ है, 2 इंच भी नहीं हुआ है कुछ। लगातार 1 साल से कांग्रेस पार्टी चीन जिस तरह भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है उस पर चर्चा करना चाहता है, एलओसी पर चर्चा करना चाहता है, तो सरकार भाग क्यों रही है? क्यों नहीं स्पीकर साहब उसके लिए परमिट करते हैं? ये जिम्मेदारी थी देश के हर मुद्दों पर चर्चा कराने की, बहस कराने की। लोकतंत्र का मंदिर बना किस लिए है? अगर संसद में, सड़क पर अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, विधानसभा में अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो लोकतंत्र काहे का है? क्या जिस तरह चैनलों को खरीद कर मीडिया ने भ्रम का जाल फैलाया है, देश में एक नफरत की आग को पूरी तरह झोंकने का काम किया है, उसी तरह आप जनता की आवाज़ को दबा देंगे? कोई मीडिया हो, राहुल जी कहा करते थे, और देश इस चीज़ को देख रहा है अब, चाहे कोरोना के समय, चाहे कोरोना के बाद, चाहे आज, कि कुछ जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो 24 घंटे प्रधानमंत्री जी के लिए काम करती है। और मीडिया के मालिक कौन है? कुछ चंद उद्योगपति हैं। वो 24 घंटे कोई चैनल पकड़ लीजिए, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल, हर समय मोदी जी की लाइव एक्शन कैमरा वाली शूटिंग चलती है। कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल है इन सब सारी चीज़ों से बाहर निकलकर जनता को बताना, जनता को विश्वास दिलाना कि हमारे रहते हुए लोकतंत्र है, या फिर लोकतंत्र की आज हत्या की जा रही है, क्योंकि हर एक चीज़ बिकते हुए दिखाई दे रही है। जैसा कि आपने कहा, मीडिया की अगर बात कर ली जाए, आपकी स्पीकर ऑफ कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना ज़रूरी है जनता के ऊपर। क्या आपके पास रास्ता है? देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय भी राजा महाराजा और तमाम जो इस देश के मतलब सामर्थ्यवान लोग थे, वो लोग भी अंग्रेज़ों के साथ काम कर रहे थे। मीडिया, छोटी मीडिया, बड़ी मीडिया, चाहे वो पेपर का युग था या ट्रंकाल हो या चिट्ठी का दौर हो, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पाबंदी के रूप में थी। क्रांति हुई ना, लोगों के बीच में गए, लोगों से संवाद किए, बातचीत किए, क्रांति हुई ना। ये क्रांति ही तो है कि लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी बातचीत कर रहे हैं, उनके मुद्दे, उनके विषय, उनकी आत्मा, उनके जीवन, उनके अंदर की जो सोई प्रतिभा उसको जगा रहे हैं, उनको कह रहे हैं आओ, ये लड़ाई हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, इस देश को बदलना, इस देश की तस्वीर को बदलना है, इस देश में हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के सवाल पर लड़ना है, इस देश के महंगाई के खिलाफ लड़ना है, इस देश में जो अमन चैन है बिगाड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से प्यार मोहब्बत बांटना है। तो ये जो देश का परंपरा रही है, संस्कृति रही है, आप राजस्थान देखिए ना, कैसी कैसी सुंदर सुंदर प्रतिभाएं, कैसे सुंदर सुंदर परिदृश्य, कैसे कैसे सुंदर सुंदर संस्कृतियाँ जो देखने को मिले, वो अलौकिक है। केरल का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तमिलनाडु का अलग था, तेलंगाना का अलग था, आंध्र प्रदेश का अलग था, आज हम राजस्थान में हैं, मध्य प्रदेश का अलग था। आदिवासी, शहरी आदिवासियों का जो कला संस्कृति था, जो पूरी तरह समाप्त के कगार पर था, कौन देख रहा था? लेकिन इस यात्रा के माध्यम से उन संस्कृतियों को हम देख रहे हैं ना, वो हमारे अंदर बोध हो रहा है ना, सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, देश के करोड़ों अरबों लोग, दुनिया के लोग उसको देख रहे हैं कि भारत में ये संस्कृति भी छिपी हुई है। परंपरा जो गहना, एक साथ रहना, जीना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, सब लोग, बौद्ध, सब लोग एक साथ कैसे स्वागत करें, तो यही तो भारत है, और इसी भारत की तस्वीर को हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सर, अगर मैं बात करूं, सर, एक श्री राम है जो बीजेपी बताते हुए नजर आती है, और एक श्री राम है जिसे कांग्रेस बताते हुए नजर आती है। लेकिन इस बीच में ऐड करना चाहूँगा कि कड़ में राम है, हर किसी के राम है, राम तो सभी के। कांग्रेस के राम में और बीजेपी के राम में क्या अंतर है सर, बता सकते हैं आप? देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा। हम लोग छोटे बच्चे थे ना, तो कापी हम लोग लाल कलम से
सीताराम सीताराम लिखते थे बचपन में। और कहीं भी आप देखे होंगे तो सीताराम का ही जाप होता था। आज भी भजन मंडली जो गाती है वो सीताराम सीताराम रघुपत राघव सीताराम, ऐसे ही उसका जो भजन होता है, बोध कराया जाता है, वो ऐसे ही हम इस चीज़ को माला की तरह जपने का काम करते हैं। तो जो बात है उसको समझने का प्रयास करिए। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस महिला विरोधी है और वो सीता मैया को राम से अलग कर दी। उसने केवल जय श्री राम का उद्घोष किया, क्योंकि आरएसएस जो चाहती है वो यह चाहती है कि केवल पुरुष प्रधान देश रहे और पुरुष की जय जयकार हो। लेकिन अगर आप शास्त्रों में देखेंगे, अगर आप गीता में देखेंगे, तमाम ग्रंथों में देखेंगे, तो नारी को जो है अर्ध रूप माना गया है कि बिना नारी के मनुष्य अधूरा माना जाता है। उसको एक शब्द है, मैं अभी वो आपको रेज करूँगा, तो अर्धांगिनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सीताराम, सीताराम का मतलब हो गया सीता और राम दोनों के बारे में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केवल जय श्री राम का नारा देती है। तो अगर हम, जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, जो सभ्यता है, जो भगवान का नाम भी है, अगर हम एक करके ले रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? आए आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जय सिया राम कहे ना, क्या दिक्कत है? सीताराम कहे ना, क्या दिक्कत है? क्यों वो जय श्री राम कहेंगे? यानी उनके मन में खोट है, उनके मन में नारी के प्रति ईर्ष्या है। तो हम उसी चीज़ का तो बोध करा रहे हैं कि आप सीताराम कहिए, आप जय सिया राम कहिए, हे राम कहिए। लेकिन आप तो सिर्फ एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। हम भगवान में हमारी आस्था है, हम उनका सम्मान करते हैं और उनके बात करते हैं ना, तो बीजेपी से सर्टिफिकेट का, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी कोई सर्टिफिकेट थोड़े बांटती है। हमारी पूजा, हमारी आस्था, हमारा विश्वास भगवान में है, तो हमको इसको दिखाने क्या जरूरत है? हम तो करते हैं ना। आप देखिए, अगर आप बनारस चले जाएंगे, काशी विश्वनाथ की नगरी है, उसमें क्या नारा लगता है? ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। यानी पहले पार्वती, तब शंकर भगवान का नाम। तो ये जननी है ना, देवी है। और देवी और जननी को कैसे बोल सकते हैं हम? हर व्यक्ति जो है अपने माँ का ही बेटा होता है ना, माँ के कोख से पैदा होता है। तो सबसे पहले माँ, उसके बाद पिता, माँ बाप ये कहा जाता है। कहीं कहा गया है क्या पिता और माँ? माँ और बाप। उसी तरह पत्नी और पति। तो अगर सीताराम हम कह रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? आप भी कहिए ना सिया राम, कौन आपको मना किया है? आप पूरा नाम लीजिए, आप केवल जय श्री राम का नाम क्यों लेते हैं? यानी आपके मन में कहीं ना कहीं कुंठा है, आपका मन साफ नहीं है, आप धर्म को, परंपरा को, ग्रंथ को नहीं मानते हैं, इसलिए आप व्यक्ति का एक सिंगल नाम लेते हैं। तो ये चीज़ें अगर राहुल जी ने रेज किया है, उठाया है, तो इसका तो अनुसरण होना चाहिए। लेकिन आरएसएस और बीजेपी नहीं बोल सकती, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसके मन में जो है राम के प्रति श्रद्धा नहीं है। वो केवल राम के नाम पर राजनीति करना चाहती है। आप अयोध्या देखिए ना, जहाँ मंदिर का निर्माण हो रहा है, ट्रस्ट बना श्री राम ट्रस्ट, उसके जो श्री राम न्यास के जो चेयरमैन है, उसकी बॉडी है, उसके लोग अभी भ्रष्टाचार में पाए गए हैं कि नहीं पाए गए हैं? जमीन औड़ी कौड़ी दाम पर खरीद कर और अरबों रुपए में उस ट्रस्ट को बेच रहे हैं। वो कौन लोग हैं भैया? आप सीधे खरीद लेते ना ट्रस्ट के नाम पर, अपने नाम पर ले रहे हो, फिर बेच रहे हो। उसका साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है। तमाम आईएएस और आईपीएस वहाँ दलितों की जमीन को अपने आप ले रहे हैं, डायरेक्ट, बिना किसी संस्तुति के। हैं भाई, ये परंपरा रही है, ये कानून है कि अगर आप दलित की जमीन ले रहे हैं तो आपको पहले सरकार से अप्रूवल लेना होगा। 100 एकड़, 50 एकड़ बिना अप्रूवल के। सर मैं गुजरात, तो ये क्या है? ये नाम, राम के नाम पर भ्रष्टाचार ही तो है। लेकिन मीडिया उस पर चर्चा नहीं कर सकती। कोई एक्शन नहीं है उन अधिकारियों के खिलाफ, कोई एक्शन नहीं है जो श्री राम न्याय ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हैं। क्यों? क्योंकि उनसे इनका संबंध जुड़ा हुआ है योगी का।
और योगी उस पर बोल नहीं सकते। योगी का संबंध जुड़ा है ना, इसलिए बोल नहीं सकते। वो तो खुद गोरखनाथ मंदिर के ट्रस्ट पर जी रहे हैं, करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, उसका कोई लेखा जोखा है? कहीं सरकार के सामने उसकी घोषणा है? आप हमारा तो मांगते हैं, आप अपना भी तो दिखाओ भैया। सर अगर मैं गुजरात पे आऊँ, लगातार गुजरात की अगर बात की जाएगी, पहले 77 सीटें थी, 2017 में आपने जीती थी, अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं। बीजेपी फिर एक बार बहुत ज़्यादा संख्या से आते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार आ चुकी है, बीजेपी की हट चुकी है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, गुजरात में क्या भारत जोड़ो यात्रा की वजह से असर देखने को मिला? देखिए, पहले तो मैं हिमाचल की जीत की, हिमाचल की जनता को, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बधाई दूंगा कि उनके अपार मेहनत, संघर्ष और समर्पण के नाते हिमाचल में सरकार आई है। और वहाँ की जनता को इसलिए कि जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मैं हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देंगे, नेताओं को भी धन्यवाद देंगे, जिन्होंने अटूट मेहनत करके वहाँ सरकार बनाई। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव, दो चुनाव हुए। ठीक है, हम गुजरात में हमें जनादेश नहीं मिला, हम मानते हैं 17 सीटों पर हम आ गए। जनता ने जो जनादेश दिया उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमाम उनके केंद्रीय मंत्री थे, पूरा जिला का जिला साफ हो गया, एक भी सीट नहीं जीते हैं। उस पर तो कोई चर्चा नहीं है ना मीडिया में। मीडिया तो नहीं चर्चा कर सकती, क्योंकि डर है उनको कि मोदी कहीं उनका बैंड न बजा दे उनके चैनल को, और उनके जो कर्मचारी हैं उनको निकलवा न दे। भैया, यही तो कहना है कि उद्योगपति 24 घंटे मोदी जी के लिए काम करते हैं, हर चैनल पर मोदी मोदी, और मोदी जी 24 घंटे उन उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। इन कर्मचारियों का क्या दोष? इनका पुराना पेंशन खा गए, क्यों नहीं दे रहे हैं? आप बताइए ना कि निजीकरण के आग में सार्वजनिक उपक्रम निगम सब चला गया, हवाई जहाज चला गया, रेलवे चला गया, कोई एक संस्था बता दीजिए जो बचा हो। FDI 90% रक्षा मंत्रालय में, क्या पहले होता था? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को निजीकरण के आग में झोंक दिया गया। अब जो हथियार बनेंगे वो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, मोनोपोली चलेगा कि नहीं चलेगा? ये जो हथियार वगैरह होते थे, ये हमारे गृह विभाग का, और खासकर जो उसके एक्सपर्ट होते थे, खासकर हमारे कर्मचारी होते थे सरकारी उनको तो डर रहता था। इनको कोई डर होगा? नहीं होगा, जैसे चाहेंगे। तो जो लोग देश के इस तरह के रक्षा के साथ, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वो देश के बारे में क्या उनका सोचना होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी तो नवाज शरीफ को खुश करने के लिए पाकिस्तान डायरेक्ट जा सकते हैं। पाइपलाइन का जो मामला अटका था अदानी का, उसको केवल ठीक कराने के लिए चले गए, किसी से मिलकर चले आए, उनकी माँ को साल पहना दिए। तो वो तो भाई उनको उनका बनता है। लेकिन अगर कोई कहीं चला जाएगा तो उसके लिए तिल का ताड़ मीडिया बना देगी, इसलिए बना देगी भाई, मीडिया उनकी है। तो हम लोग इससे डरने वाले नहीं, अच्छा, और न इससे घबराने वाले हैं। माध्यम क्या आपके पास? माध्यम जनता है। ये सारे लोग जो हैं यात्रा में चल रहे हैं, ये अपने आप आए हैं, इनकी आस्था है, इनको लगता है कि हम सही कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं, हमें भी इनके साथ सहभागी बनना चाहिए। पैदल चलें, करोड़ों लाखों लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं आपको सड़क पर? जुनून के साथ दिख रहे हैं, विश्वास के साथ दिख रहे हैं ना। और राहुल गांधी जी आज के समय में एक तपस्वी के रूप में, संत के रूप में, महात्मा के रूप में चल रहे हैं। और निश्चित तौर से कभी संघर्ष जाया नहीं जाता, कभी मेहनत बेकार नहीं होती, बदलाव होगा और निश्चित रूप से क्रांति इस देश में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से लगातार, अगर मैं बात करूं, अजय कुमार लल्लू बताते हुए आप लोगों के बीच में नजर आए कि भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद क्या है, और गुजरात में किस तरीके से बीजेपी की अगर बात की जाएगी तो पार्टी जीतते हुए नजर आई। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर मैं बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की खबरें गायब हैं। ऐसे में क्या माना जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया को? अगर मैं बताना चाहूँगा आपको दोस्तों, आप सभी को पता होगा, पूरे देश को पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफा काम करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा लगातार कोशिश की जा रही है भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से कि जनता तक ये बात पहुंच सके कि ये
यात्रा क्यों की जा रही है, क्यों लोगों को जोड़ना जरूरी है, क्यों देश में ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अपनी राय ज़रूर दें, हमें बताएं आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को। अपना कमेंट ज़रूर दें, मैं आपके कमेंट का स्वागत करूंगा। और साथ ही साथ अभी तक अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो ज़रूर जुड़िएगा, हमारे सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।